अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन इन टू डायमेंशन जो हमारे बुक में गिवन है उसमें दो टॉपिक्स मुख्तलिफ तरीके से आ रहे हैं। उसमें एक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट हाफ में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे सर्कुलर मोशन। मतलब ये दोनों अकसाम जो हैं वो मोशन इन टू डायमेंशन में आ जाती हैं। मोशन इन टू डायमेंशन क्या है? एक्चुअली हम ये कह सकते हैं अ काइंड ऑफ मोशन in which position of a particle changes in two directions simultaneously. एक ही वक्त में अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम उसको नाम देते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर किसी वाई हाइट से इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करे विद द इनिशियल वेलोसिटी v0, तो ये पार्टिकल मुसलसल इस तरह से सीधा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस पर जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है इस वजह से ये पार्टिकल नीचे इस तरफ आ जाएगा। तो अब यहां पर आप नोटिस कर लें कि जब ये पॉइंट हम ले रहे हैं P, तो इस वक्त इसकी x और y की जो वैल्यू है वो कुछ ये है, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है तो इसकी x और y ये दोनों चेंज हो रही हैं। x में भी चेंज आ रही है तो y में भी, और जब यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसका x बढ़ जाता है और y और ज्यादा कम हो जाती है। इसका मकसद है कि ये यहां पर एक ही वक्त पर दो तरफों में मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन टू डायरेक्शंस में चेंज हो रही है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और दूसरा कोई एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां पर, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई फुटबॉल है या कोई मिसाइल शॉट वगैरह है, तो इसको अगर हम शॉट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल यहां पर इस तरह से आ जाता है। इसकी भी अगर आप देखें यहां पर इसकी लोकेशन मालूम कर लें, इसकी x और y की वैल्यू, तो ये कुछ डिफरेंट आएंगे, और यहां पर x और y के जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा सा चेंज आएंगे। यहां पर इसके जो x और y है वो दोनों, अच्छा यहां पर नोटिस कर लें कि x भी बढ़ रही है और y भी, लेकिन यहां पर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो y इसकी कम हो जाती है, x और ज्यादा बढ़ जाती है। y का वैल्यू ये आ रहा है और x का वैल्यू ये हमारे पास, तो यहां पर भी हमारे पास क्या मिल रहा है? मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि यहां पर पोजीशन टू डायरेक्शंस में चेंज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और मूवमेंट भी है जिसको हम मोशन इन टू डायमेंशन नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है जो सर्किल में रिवॉल्व हो रहा है इस तरह से, इसकी अगर x और y में पोजीशन हम देख लें तो यहां पर इसकी जो x का जो वैल्यू है ये, और y का वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है। तो x और y का वैल्यू यहां पर हमने एक नोटिस कर लिया, और दूसरा यहां पर इस पॉइंट पर इसकी x और जो y वैल्यू है ये दोनों चेंज है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहां पर x और y का वैल्यू और कुछ मिल रहा है। यहां पर अगर हम नोट कर लें तो इसकी जो x और y की वैल्यू है वो कुछ और डिफरेंट आ रही है, तो ये भी मोशन इन टू डायमेंशन है। इन दोनों को अगर हम नाम दे दें तो ये दोनों एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, लेकिन उस पे हम इसको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसको नाम देते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसको हम नाम दे रहे हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम डेफिनेशन ले लें तो हम इस तरह से कह सकते हैं
a kind of projectile motion in which it is projected at angle theta 0 degree with horizontal. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जिस तरह से हम आमतौर पर कोई रैपर या कोई चीज फेंकते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल हम फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ डायरेक्टली नहीं जाता, वो थोड़ा सा दूर भी होता जाता है और नीचे की तरफ भी आता जाता है। तो इसका मकसद है ये यहाँ पर 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, अ काइंड of projectile motion in which it is projected at an angle theta with the horizontal. अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से फुटबॉल को हम थ्रो करते हैं या कोई मिसाइल शॉट करते हैं या कोई एरो आर्क जो है वो हम एरो थ्रो करते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स जो आ जाएंगे वो सब के सब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में आ जाते हैं। हमारे डिस्कशन में ज्यादातर ये रहेंगे, इन टॉपिक्स पर फोकस कर लेंगे पहले, इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ आ जाएंगे। बाकी ये सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन या इसके जो सारे के सारे फंक्शंस हैं या मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये टॉपिक बाद में आ जाता है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हमारे पास पहले डिस्कशन में आ जाता है। इस पहली डिस्कशन में भी हम इसके अजम्पशन देखते हैं और इसके बाद जो है वो हम आगे थोड़ा सा मूव कर लेंगे ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर मोशन इन 2 डायमेंशन को थोड़ा सा आसान करके पढ़ना है तो कुछ अपने तरफ से हम कुछ चीजें फर्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एयर रेजिस्टेंस की बात कर लें, ग्रेविटी की बात कर लें, तो ये चीजें किस तरह से यहाँ पर डिस्कशन में आएंगी, तो हम उनको थोड़ा सा अपने तरफ से रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यहां पर पहले हमारा जो टॉपिक है, assumptions for projectile motion। Number first, spinning of the earth does not affect the projectile motion. Number second, air resistance is negligible. Number third, the value of G remains same throughout the projectile motion. Number 4, longitude of a place does not affect the projectile motion.
ये 4 अजम्पशंस हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इन 4 अजम्पशंस को पहले समझ लें, इसके बाद हम जो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें पता है कि जो जमीन है वो इस तरह से राउंड है और ये इस तरह से अपने ही मदार में घूम रही है, और दूसरी मदार भी है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल। जमीन के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं वो फिलहाल हम इस तरह से बना रहे हैं। यहां पर अगर अर्थ मूव कर रही है इस तरफ से, मतलब ये जो प्लेस है वो इस तरफ जा रही है, ये प्लेस इस तरफ, ये प्लेस इस तरफ। अगर हम कोई चीज हवा में से इस पॉइंट तक थ्रो करना चाहें, जब हम इस कंट्री से या जमीन के इस हिस्से से कोई चीज थ्रो कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्टाइल किसी और कंट्री की तरफ या किसी और प्लेस की तरफ, तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस हम दे रहे हैं ए और ये प्लेस हम ले रहे हैं बी। तो क्या ए प्लेस से बी प्लेस तक ये ऑब्जेक्ट इजीली आ जाएगा? जब ये हवा में जमीन के सरफेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या ये प्लेस यहां पर रुककर इसका इंतजार करेगी कि ये आ जाए, या ये कुछ इस तरफ डिस्प्लेस होती जाती है खुद ब खुद? जमीन घूमने के वक्त इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो बी के तरफ हमने फेंका है, ये बी जब बी के हाइट तक या रेंज तक पहुंचेगा तो ये ऑब्जेक्ट या ये जो प्लेस है ये यहां पर नहीं होगी, ये कुछ बी से ट्रेवल होकर सी पॉइंट तक आ जाएगी। इसका मकसद है कि हम जिस पॉइंट पर ये चीज फेंकना चाह रहे हैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जमीन का जो ये स्पिन मोशन है, इस स्पिन मोशन की वजह से ये बी पॉइंट कुछ आगे निकल जाएगी। तो इसका मकसद है जिस पॉइंट पर हम ये चीज फेंकना चाह रहे थे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगता है। अगर ये टाइम कुछ सेकंड्स है तो इसको हम ले सकते हैं स्पिनिंग ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ये टाइम पीरियड कुछ आवर्स में है तो इट अफेक्ट्स। मिसाल के तौर पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम किसी जहाज के जरिए से जा रहे हैं तो 1 घंटे का, 2 घंटों का, 4, 5, कुछ 10, 12 घंटे लग सकते हैं। तो ये उस मुसाफत के हिसाब से अफेक्ट करता है। लेकिन जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन की जो शटल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स लेती है, 1 सेकंड या 1.5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा ये होते हैं कोई 2 सेकंड होंगे। इस 1 सेकंड और 2 सेकंड में जो जमीन की स्पिनिंग है ये अफेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम कोई मिसाइल शॉट करते हैं किसी वार में, किसी जंग में, इस कंट्री से इस कंट्री तक, तो उसमें मसला क्या आ जाता है कि उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 3-4 घंटे सफर में रुकना पड़ेगा। मतलब ये हवा में सच मूव करता होगा तो ये प्लेस इस तरफ चली जाती है। तो इसका मकसद है कि जब टाइम पीरियड बड़ा होगा तो उस वक्त हम ये लेते हैं कंसीडरेशन में कि इट अफेक्ट्स। लेकिन अगर छोटा टाइम है तो उसमें हम ये नहीं ले सकते। अच्छा, एक और बात भी यहां पर समझ लें, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा अगर हम किसी प्लेन पे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां से ए से लेकर बी तक कंट्री में जाएंगे तो बी यहां पर ये कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये बी मूविंग है, स्पिनिंग है, ये इस कंट्री से दूर जाने वाली बात हो रही है हवा के जरिए से। तो ए से लेकर बी तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बी से ए तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि हवा में से जब ये प्लेन आएगा ए की तरफ तो ये प्लेन आ रहा है ए की तरफ और ए प्लेन की तरफ, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। लेकिन जब इसको पकड़ने जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। इसका दूसरा पहलू है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, एयर को हम निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि एयर की डायरेक्शन क्या है, एयर की स्पीड क्या है, एयर की डेंसिटी क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमें गिवन नहीं होती एट अ सर्टेन टाइम। ये जब भी कोई मतलब एरोडायनामिक्स में हम डिस्कस करेंगे
तो फिर हम एयर कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं कि एयर इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। मकसद ये है कि एयर की वजह से जो स्पीड कम होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसका इफेक्ट यहां पर हम नहीं कंसीडर करेंगे। इसका मकसद है कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हमें सेम नहीं मिलेगी, उसमें एक्सीलरेशन वैल्यू 0 होगी। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई पार्टिकल हम यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम y ऊपर की तरफ ले रहे हैं एज अ पॉजिटिव x, यहां पर ये प्रोजेक्टाइल अगर हम थ्रो कर लें कुछ इस तरफ आ गया, यहां पर पहुंच गया, तो ये ऊपर कितना जाएगा। हमारे जो एग्जांपल्स होंगे उसमें हम इस एग्जांपल्स को जो लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा हम इसको थ्रो करेंगे, कोई 10 मीटर 15 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तकरीबन वहां तक जी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम यहां पर इस जी का वैल्यू लें तो वो जी कहां पर होगी, ऊपर की तरफ या जमीन के निचले तरफ होगी, जमीन की तरफ होगी। इसकी वजह से पॉजिटिव आई के अगेंस्ट होने की वजह से हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जी का वैल्यू नेगेटिव नीचे होगा और यहां पर भी जी का वैल्यू नीचे की तरफ आएगा। यहां पर आप ये बात भी नोट कर ले कि इस पॉइंट पर सिर्फ जो वेलोसिटी इसकी बचेगी वो एक्स एक्सिस में बचेगी, v नॉट एक्स के बराबर होगी। यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल बनती है वो 90 की डिग्री के बराबर बनती है। सिर्फ यहां पर, दूसरी जगहों पर इसकी वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में 90 एंगल कभी भी नहीं आती। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त भी जी का जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ होगा, हम उसको भी नेगेटिव ही लेंगे। तो इसका मकसद ये है कि जी का जो वैल्यू है, एक तो हमें कांस्टेंट लेना है और पॉजिटिव आई के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आखिरी हमारे पास लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास जमीन को कंसीडर करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जमीन हर जगह पर एक हमवार सतह है। इसकी जो ये कर्वेचर है ये हम फोकस में अभी फिलहाल नहीं ले रहे। अभी हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे कि ये फ्लैट एरिया पर जमीन का जो गोला है वो इस तरह से काम कर रहा है। और दूसरी बात यह कि हम इसको कंसीडर क्यों कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूड का वो कोई प्लेस का फर्क नहीं दे रहा, वो इस वजह से क्योंकि तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद ये 5 मीटर सिर्फ जमीन की जो लॉन्गिट्यूड है वो कम होती है। 8 किलोमीटर के लैटिट्यूड के हिसाब से उसके बाद 5 मीटर का सिर्फ थोड़ा सा नीचे होना इसका ज्यादा कोई असर नहीं छोड़ता। तो इसका मकसद है कि जो 4 हमारे पास अजम्पशंस हैं वो यहां पर इस तरह से वर्क करेंगे। ये 4 अजम्पशंस अगर हमें समझ में आ रहे हैं कि 4 अजम्पशन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो इसके आगे हम एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं यहां पर कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस में और प्रोजेक्टाइल मोशन वाई एक्सिस में, ये दोनों मूवमेंट्स हम अलहदा अलहदा डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, हम थोड़ी सी इक्वेशंस रिवाइज कर रहे हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से मैट्रिक लेवल से आपको याद होती हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन 3 इक्वेशंस में से हम ये इनके जो वैल्यूज हैं वो हम लेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये भी कि
एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन के जो वेरिएबल्स हैं वो अलहदा फार्मूला से कैलकुलेट किए जाते हैं और वाई एक्सिस में अलहदा फार्मूला से, और ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि एक्स एक्सिस की जो मूवमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस में जो मूवमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अगेन एक्स एक्सिस। तो ये मूवमेंट जो है वो वाई एक्सिस पर डिपेंड नहीं करती, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करती। तो पहले हमें प्रोजेक्टाइल जो मोशन है इनके जो वेरिएबल्स पढ़ने पड़ेंगे वो कौन से होंगे या किस तरह से होंगे। आपको पता होगा जब भी हम मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स हम डिस्कस करते हैं तो इनके जो पहले वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद वेलोसिटी, इसके बाद एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो आ जाता है। तो पहले हम इसकी डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसकी वेलोसिटी, इसके बाद इसकी एक्सीलरेशन। यहां पर x हम वैल्यू लिख रहे हैं, x का मकसद यहां पर हमने क्या लेना है, हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल इन x एक्सिस, और vx की मीनिंग क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस, और ax का मकसद क्या है कि एक्सीलरेशन इन x एक्सिस। अच्छा, इस टॉपिक से अभी हमने पहले पढ़ा कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल हम नहीं लेते। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वेरी करने के लिए कोई भी एजेंट हमारे पास नहीं है। इसका मकसद है कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाती है। इस वजह से बराबर आती है कि एक्स एक्सिस में जो हम एयर रेजिस्टेंस है वो 0 ले रहे हैं। अच्छा, अगर एक्सीलरेशन 0 हो गई तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम फर्स्ट इक्वेशन से पूछते हैं। Vf इज इक्वल टू वी आर प्लस ए टी। Vf का मकसद है फाइनल वेलोसिटी और Vx का माना है फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी हो रही है, इज इक्वल टू वी आर। हम वी आई को यहां पर वी नॉट एक्स के जरिए से जाहिर करते हैं, वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स की मीनिंग यहां पर क्या आ जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट होती है वो मोस्टली हम कॉस थीटा से ही जाहिर करते हैं। वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा प्लस ए टी। एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये तो 0 हो जाएगी। इसका मकसद है कि एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो खत्म, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, आखिर में रह जाता है डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस को हम ले रहे हैं x, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन x एक्सिस, इज इक्वल टू वी आई टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हम क्या लें, वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस 1/2 a। एक्सेलरेशन अगेन 0 है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होने के से ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। तो वैल्यू जो एक्स एक्सिस में है उसका इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस में जो फंडामेंटल 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इनके वैल्यूज अगर हमारे पास गिवन है तो हम वो भी मालूम कर सकते हैं मोमेंटम क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, और प्रोजेक्शन का हाईएस्ट पॉइंट पर, लैंडिंग पॉइंट पर मोमेंटम्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, या फोर्स कितनी लगेगी। ये सारे के सारे वेरिएबल मालूम तब हो सकते हैं जब हमारे पास ये 3 वेरिएबल गिवन हो किसी भी पॉइंट में। ये एक्स एक्सिस के लिए था। अब हम आ जाए वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई, और दूसरा आ जाएगा वी वाई, और तीसरा हमारे पास वाई का वैल्यू। ए वाई का वैल्यू क्या लें हम, वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीलरेशन होती है जिसको हम नाम देते हैं माइनस जी के बराबर। ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है वी वाई का वैल्यू। वी वाई हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज गिवन बाय वी वाई इज इक्वल टू वी आई। वी आई को हम किस तरह से लिखें, वी नॉट वाई। यहां पर हमने लिखा वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, और वी नॉट वाई की मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस।
अच्छा, और इसके बाद है प्लस। प्लस की जगह हम माइनस लिखें क्योंकि ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, माइनस जी। तो माइनस जी इंटू टी, या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है y का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लें, s इज इक्वल टू वाई। अच्छा, s इज इक्वल टू वाई, तो वी आई टी, मकसद वी नॉट वाई टी, और इसके बाद माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये भी सिर्फ वेरिएबल का लुक जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी इक्वेशन तो हमारे पास वही आ रही हैं जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ी थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसका वैल्यू इस तरह से भी आ सकता है। तो 3 वेरिएबल्स ये हैं और 3 वेरिएबल ये, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें रिजल्ट देती है, इसमें सेम यही रिजल्ट आ जाता है। तो इस वजह से ये हम यहां पर लिख रहे हैं 2 वाई का, जी का जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं माइनस, तो ये लिख सकते हैं कि माइनस 2 इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो हमने यहां पर मेंशन कर ली है कि जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, किस तरह से हैं, वो हमारे पास आ गई। अब हमें मालूम करना है इसका रेंज, इसकी जो हाइट है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, या इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हमें अभी डिस्कस करने होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर रखेंगे उसमें हम रखेंगे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बड़ा मेहरबानी ये कमेंट में आप रखिएगा, जो चीज़ क्लियर ना हुई हो दोबारा पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जाने से पहले अगर ये यूट्यूब आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, और इसके अलावा ये लेक्चर पूरा सुने, और सीरीज में आगे इंशाल्लाह ताला मैं सब लेक्चर्स रखूंगा। ये चौथे चैप्टर जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम रेंज और हाइट्स को अलग-अलग डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।